और बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। लगभग भाई 8-10 दिन का समय बचा अपने पास, है कि नहीं? और फिर एग्जाम आने वाला अपना एनएसएससी। 1 साल तक अपन कठिन परिश्रम कर रहे हैं और अब वो समय आने वाला है जब अपन एग्जाम को देंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। और आज हम लोग इसी सीरीज में अगर अपन लोग बातचीत करें तो आप लोग देख सकते हैं कि अपने पास यहाँ पर सॉल्ट एनालिसिस है, अपने पास यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स है और अपने पास यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी है दोस्तों। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम लोग पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस के जो रीसेंट अच्छे सवाल जो आए हैं सिर्फ उनको डिस्कस कर रहे हैं। पुराने सवालों में यार कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट्स आए, ऐसे जो फीडबैक आया कि सर पुराने सवाल बहुत बेसिक से होते हैं, उतना अपने को सर स्कूल वाला टीचर ही पढ़ा देता है, तो उनको अपन अगर प्रैक्टिस करें सर तो थोड़ा टाइम वेस्ट जैसा लग रहा था, टाइम कंस्ट्रेंट है सर। 8-10 दिन बाकी हैं, अभी इतने सारे चैप्टर्स का पीवाईक्यू आना बाकी है सर, हमें वो सब भी देखना है। तो जो रीसेंट आए हुए हैं जिनमें से आपको लगता है कि हाँ ये सवाल अगर हमारे सामने आता है तो हम कुछ नया सीखेंगे, तो उन सवालों को ही डिस्कस किया जाए। तो इसमें हम लोग रीसेंट और अच्छे सवालों, रीसेंट मतलब भैया 2016-15 के भी सवाल हैं, ठीक है, तो लगभग लास्ट 10 ईयर के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको इकट्ठा किया गया है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, क्योंकि देखो जब हम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, डी एंड एफ पढ़ा हम लोगों ने, हम लोग अब पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और साथ ही साथ सॉल्ट के सवाल करने वाले हैं। तो इसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो अपने को याद होने चाहिए। तो कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी जो बहुत कॉमन है, जो अपने को किसी भी हालत में पता होना चाहिए, उन सारे सवालों को अपन यहाँ पर लेकर आ रखे। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं चीजों को। दोस्तों ये पहला सवाल, आई थिंक ये सवाल हम लोगों ने डी ब्लॉक में भी किया था। जिन्होंने वो वीडियो छोड़ दिया है वो जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पे हम लोग इसको फटाफट कर लेंगे, फटाफट। अब मैं बताऊंगा कि भैया सवालों को फटाफट करना कैसे है। उस टाइम तो हम लोगों ने पूरा इसको एक्सप्लेन किया, सब कुछ किया, क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी सब पे चर्चा हुई थी। लेकिन अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो हमारा एज ए स्टूडेंट क्या माइंड ऑफ फ्रेम रहेगा, क्या चीजें होंगी। मैं चाहता हूं कि हर एक सवाल जब आपके सामने आए तो वीडियो को आप पॉज करें, उसके बाद उसको सॉल्व करें और फिर देखें कि हाँ उसका क्या एक्सप्लेनेशन आ रहा है। बेटा आ जाओ देखते हैं भाई। क्रिस्टलाइन आयरन 3 नॉनाहाइड्रेट दिया अपने को, फॉर्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। हैज अ वेरी पेल वायलेट कलर, ठीक है, इसका पेल वायलेट कलर होता है। When added to water, the crystals dissolve to form a brown solution. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। Treatment of this brown solution with concentrated nitric acid yields a very pale violet solution. When treated with HCl yields a yellow solution. ठीक है, आइए दोस्तों, अगर आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ रखा है तो मैं अगर तीसरे और चौथे स्टेटमेंट को पढ़ूं, जो थर्ड स्टेटमेंट लिखा है मेरे सामने, दैट इज एडिशन ऑफ नाइट्रिक HNO3, addition of nitric acid shifts the equilibrium to left giving the pale violet। देखो दोस्तों सिंपल सी बात है कि इसका कलर है वायलेट, ठीक है, जैसे यहां लिखा भी हुआ है, और जो बाजू में आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है उसका कलर थोड़ा थोड़ा आपको येलो जैसा दिखना चालू हो जाएगा और तभी आपको धीरे धीरे ब्राउन कलर भी आना चालू हो जाता है। ठीक है, गिविंग पेल वायलेट एंड एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू राइट गिविंग वायलेट कलर। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर आप इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं तो H+ का जो कंसंट्रेशन है बेटा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही H+ का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा तो H+ का कंसंट्रेशन बढ़ने से ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक ये जो रिएक्शन है वो पीछे की तरफ आना चालू कर देगी। क्या ये बात समझ में आती है? और जब वो रिएक्शन पीछे की तरफ आना स्टार्ट कर देगी, इसका मतलब हाँ जो अपना ये वायलेट कलर है, ये इसका जो अमाउंट है बढ़ना चालू हो जाएगा। तो सी तो अपने को हर हालत में सही दिखाई दे रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, अगर सी सही है भैया तो बी तो उसके साथ साथ ही जाएगा। देखिए FeH2O6 3+ एंड येलो कलर इज ड्यू टू FeCl4-, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ए की बात करें तो ये सारी कहानी जो चल कैसे रही हो देख लेते हैं एक बार। हमारे पास FeH2O6, ठीक है, ये हो गया हमारे पास नाइट्रेट 3 बाहर है डॉट 3H2O, ये अपने पास कंपाउंड का फॉर्मूला बनकर आता है। ठीक है, treatment of this brown solution with conc nitric acid yields a very pale violet solution when treated, while treatment with HCl yields a yellow solution। ठीक है, तो ये अपने पास मोटा मोटा कंपाउंड निकल कर आता है और इसका जो ब्राउन कलर अपने को दिखाई देता है वो ये दोनों चीजें मौजूद रहेंगी। दोस्तों ये दोनों चीजें ही इसके साथ मौजूद रहती हैं। अगर हम बातचीत करें यहाँ पर H2O
6 3 पॉजिटिव की, इसको जब हम पानी में डालते हैं, ठीक है, पानी में डालने पर ये क्या बनाता है, FeH2O 5 OH माइनस आ जाएगा, 3 प्लस है तो अल्टीमेटली 2 प्लस आ जाएगा, और साथ में एक H3O पॉजिटिव। और ऐसी ही कहानी रिपीट करेगी अपने आप को फिर से इसके अंदर अगर आप और पानी डालेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, देखिए H2O4 OH ट्वाइस पॉजिटिव प्लस H3O पॉजिटिव, और इसके बाद अल्टीमेटली आपको जो मिल जाएगा दैट इज FeOH थ्राइस। तो ये चीज़ है, ये पूरी की पूरी कहानी है। इसको हम लोगों ने पूरा का पूरा डी ब्लॉक में डिस्कस भी किया था, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कि अगर हमें क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना है तो कैसे हमने सी को देखा, सी को देखते हुए बी को देखा, और ए एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, तो इसका आंसर ए भी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी अगेन एक खूबसूरत सवाल। बहुत सारे बच्चे देख के इसको छोड़ देते हैं कि क्या लिखा है, इतना बड़ा सवाल है भाई, सॉल्व कैसे होगा। हम इस सवाल को पकड़ के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हर एक पहलू को बात नहीं करेंगे। कैसे एग्जाम में जब ये सवाल आता है डरावना डरावना, तो हम कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो हमारा मेन चर्चा का विषय होने वाला है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। हमारे पास 2 सॉल्ट है, एक सॉल्ट का नाम AS है और इसका अपने को दिया हुआ है KSP 10 की पावर -44। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा जो सॉल्ट दिया अपने को, अरे यार ठीक है, जो दूसरा सॉल्ट अपने को दिया हुआ है दैट इज XY, और इसका अपने को जो KSP दिया हुआ है दैट इज यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 1.4 इंटू 10 की पावर -24। बेटा आपने ऐसा पढ़ रखा है कि KSP अगर ज्यादा होता है तो मुझे बता दो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। वैसे तो ज्यादा अच्छा चेक करना होता है कि हम S निकालें, S निकाल के चेक करें, बट अगर हम यहाँ पे दोनों जो सॉल्ट्स हैं उनका जो नेचर, उनका जो फॉर्मूला है सेम है, तो इस प्रकार के सॉल्ट्स के लिए हम बोल सकते हैं कि अगर KSP ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होने वाली है। ठीक है, अब देखिए साथ ही साथ जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, उन स्टेटमेंट से हम चर्चा करेंगे, जो स्टेटमेंट्स यहाँ लिखी हुई है क्या बता रही हैं। तो शायद आपको अगर याद हो, शायद आपको याद हो, जब हम कैटायन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं सॉल्ट एनालिसिस में, तो वहां ग्रुप 2 उसको, जिसको हम लोग ग्रुप 2A और 2B में डिवाइड करते हैं, उसके बाद ग्रुप 3 आता है, ग्रुप 4 आता है। इन दोनों ही ग्रुप में आपका ग्रुप रिएजेंट जो होता है वो H2S ही होता है, लेकिन यहां पर जो H2S होता है, अगर आपको याद हो गलती से, तो वो एसिडिक मीडियम यूज होता है, और यहां जो आपका H2S होता है दोस्तों, वो अपन लोग बेसिक मीडियम में यूज करते हैं। ठीक है, डाउन द ग्रुप, ग्रुप 1 2 3 4 5 अगर हम मूव करते हैं तो आपको पता होगा एक क्लासिफिकेशन का मेन फंडा क्या होता है कि KSP बढ़ते जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, तो ये इसका मेन रोल होने वाला है। तो एज यू मूव फ्रॉम ग्रुप 1 to group 2 to group 3 to group 4 to group 5, the KSP increases, and because of that the solubility of the salts also increases. In case of group 2, the reagent that we are going to use is H2S in presence of acidic medium. In group 4, H2S in basic medium. इसके पीछे का भी लॉजिक क्या सॉरी इसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो भी आपको बताया जाता है कि भैया H2S अगर आप एसिडिक मीडियम में लीजिएगा तो H2S सल्फाइड आयन देगा, एसिडिक मीडियम में तो रिएक्शन पीछे की तरफ आएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन विल बी लेस, whereas in case of basic medium the concentration of सल्फाइड आयन इज मोर। ठीक है, आइए वापस से सवालों को देख लेते हैं। तो जिसका KSP कम है, तो ये वाला ग्रुप 2 से बिलोंग करना चाहिए, जिसका KSP ज्यादा है एक्सेस का, तो ये ग्रुप 4 से बिलोंग करना चाहिए। H2S can be used under appropriate condition of pH to separate and identify the cations। बिल्कुल ठीक है भाई, H2S अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ग्रुप, अगर हम उसको एसिडिक मीडियम रखेंगे तो एसिडिक मीडियम में हम लोग AS को सेपरेट कर पाएंगे, प्रेसिपिटेट कर पाएंगे इन द फॉर्म सल्फाइड, और अगर हम लोग बेसिक मीडियम की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग XS को प्रेसिपिटेट कर पाएंगे। आइए दूसरा क्या लिखा देखते हैं। Cation A will be precipitated under acidic condition as the concentration of sulfide ion required is low। बिल्कुल A भी सही है, B भी सही है, इनकरेक्ट खोजना है, इनकरेक्ट। The anions are nitrate and chloride। अब इस बात पे कैसे आ रहा है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। स्टेटमेंट 4 पढ़ लेते हैं एक बार। Cation X will be precipitated as sulfide under alkaline। ये भी सही लिखा हुआ है यार,
जो हमने बातचीत की, तो इसका आंसर कुल मिलाकर तो सी ही दिख रहा है। आइए उस सी को पहचानने का एक आसान सा तरीका देखें, लिखा हुआ है AgNO3 के साथ इट गेव येलोइश प्रेसिपिटेट सोल्यूबल। देखिए ये जो रिंग टेस्ट लिखा है, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है, तो जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट तो नाइट्रेट देता है, तो यहां पर नाइट्रेट देता है, तो यहां पर ये तो सही वाला पार्ट है। बट अगर ये भी सही होता तो अपने को AgCl मिलता, पर AgCl का बेटा कलर तो क्या होता है, व्हाइट होता है। कलर क्या होता है बता दो, व्हाइट होता है, जबकि यहां जो कलर लिखा हुआ है वो येलोइश प्रेसिपिटेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्लोराइड आयन तो नहीं होना चाहिए था, इसलिए इनकरेक्ट विल बी नाइट्रेट एंड क्लोराइड, और उसमें भी जो इनकरेक्ट वाला पार्ट है दैट इज क्लोराइड। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, when excess of KMnO4 is added in Conc H2SO4, an oily green colored covalent compound Y is formed। मेरे भाई KMnO4 में अगर आप Conc H2SO4 डालते हैं बेटा, तो Conc H2SO4 जो होता है ये होता है बहुत ही खतरनाक वाला, अरे कैसा वाला, खतरनाक वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये पानी निकाल देगा और अल्टीमेटली क्या मिलता है आपको, Mn2O7। Mn2O7 का मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को स्ट्रक्चर भी तो आता है कि नहीं, ये स्ट्रक्चर बन गया है। कंपाउंड Y इज फॉर्म्ड बाय अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही लग रहा है, गलत तो बिल्कुल नहीं है, डिहाइड्रेशन से बनता है। इन कंपाउंड Y Mn इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम। भाई साहब ये तो एकदम फर्जी स्टेटमेंट है, फर्जी फर्जी फर्जी, देख लो Mn को ऑक्सीजन सराउंड तो कर रहे हैं, लेकिन वो टेट्राहेड्रली है कि ऑक्टाहेड्रली है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है कि सर ये तो टेट्राहेड्रल है, जबकि स्टेटमेंट में क्या लिखा है बताओ हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल, तो बी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या लिखा है देखो, Y इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन Y, ये देखिए +7 में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रही है। कंपाउंड Y हैज MnO-Mn लिंकेज, ये भी दिख रहा है फोटो में, MnO लिंकेज। तो इस तरीके से सवाल एकदम फटाफट बना जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ये सवाल तो ऑर्गेनिक का है ना भाई, ये कहां से आ गया यार, ये ऑर्गेनिक का सवाल है दोस्तों, जब ऑर्गेनिक का पीवाई को डिस्कस करेंगे तो वहां ये आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट आयन एंड फेरस आयन, ठीक है, तो नाइट्रेट आयन है, फेरस आयन है, is followed by gentle addition of conc, a gentle addition of conc H2SO4 from the sides of test tube। भाई साहब ये देखते ही चमकना चाहिए कि ये तो ब्राउन रिंग टेस्ट की बात हो रही है। ब्राउन कलरेशन एट द इंटरफेस, ब्राउन कलरेशन एट द इंटरफेस, ब्राउन कलरेशन एट द इंटरफेस, भैया ये रहा तुम्हारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और तुम जानते हो कि इसमें Fe जो होता है वो +1 की स्टेट में होता है, NO जो होता है वो भी +1 की स्टेट में होता है। क्या कोई मुझे बताएगा कि इसका जो कलर होता है ब्राउन रिंग वो किस कारण से आता है? चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं, DD ट्रांजिशन, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। कमेंट में मुझे बताइएगा कि भैया इसका जो तुम्हें ब्राउन रिंग, अरे इसका जो तुम्हें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का जो कलर दिखता है, ब्राउन रिंग जो बन जाती है, उसके कलर का रीजन क्या होने वाला है। ठीक है चलिए, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, ये जो NO+ ये कन्वर्ट करते हैं हम लोग NO+ आयन में, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है तभी वो कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इंटरेक्शन ऑफ फेरस आयन विद द नाइट्रिक ऑक्साइड, भाई साहब बहुत ही निहायत आसान सा घटिया सा सवाल 2022 में पूछा गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 इनऑर्गेनिक salts yielded white precipitate E, 2 इनऑर्गेनिक yielded white precipitate E and filtrate F। ठीक है, precipitate E dissolved in hot water, भाई साहब precipitate E dissolved in hot water, dissolved in hot water, dissolved in hot water, ये सुन के तुम्हें किसकी याद आती है बता दो? कोई नहीं, अगला पढ़ लेते हैं यार, अगले क्या लिखा हुआ है। F in alkaline alizarin gives a positive red lake taste। भाई ये एक तरह की रेड डाई होती, और अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं तो रेड लेक टेस्ट तो याद होगा।
अबे रेड लेक टेस्ट तो याद होगा, ये तो अपन जानते हैं कौन से कटायन के लिए पढ़ाया जाता है रेड लेक टेस्ट। भाई साहब रेड लेक टेस्ट पढ़ाया जाता है जब सॉल्ट हम लोग बताते हैं बच्चों को, रटवाते हैं जब बच्चों को, तो Al3+ द कटायंस प्रेजेंट, भैया Al3+ ये रहा ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, और Pb ये रहा। अगर तुम्हें याद आ जाए तो ये PbCl2 बनता था, PbCl2 याद करो सॉल्युबल इन, PbCl2 सॉल्युबल इन, याद आ रहा है? तो भैया PbCl2 हॉट वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, बट अगेन इट रीअपियर्स ऑन कूलिंग। ये बहुत चीख चीख के पढ़ाया जाता है PbCl2 के बारे में, ठीक है बेटा? तो ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। और कलर रंग तो जानते ही होंगे इसका, ठीक है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पासिंग H2S गैस into a mixture of MnS, NiS, CuS and Ag2S, ठीक है, in an acidified aqueous solution precipitates, ठीक है भाई साहब H2S गैस पास कर रहे हैं एसिडिफाइड सॉल्यूशन में। इसका मतलब ये जो दोनों कहानी मिलके जो बता रही है कि ये ग्रुप 2 की चर्चा हो रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटायंस ग्रुप 2, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? H2S ग्रुप 4 में हम लोग H2S जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बताइए कैसे? अल्कलाइन मीडियम में। ग्रुप 2 में भी H2S इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसे बताइए मुझे? इन केस ऑफ विद द हेल्प ऑफ एसिडिक मीडियम। मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो, यहां देखो, अगर तुम्हें चीजें याद हो, मैंगनीज और निकल, ये तो ग्रुप 4 के कटायन से, याद आ रहा है तुम्हें? ग्रुप 4 मैंगनीज जो होता था वो बेटा बना लेता था MnS। कलर अगर तुम्हें गलती से याद आ जाए इसका, बफ कलर, हल्का हल्का पिंक सा कलर, स्किन मांस वाला कलर, बफ कलर, बफ कलर, बफ कलर। और मेरे प्यारे बच्चों Ni2+ बनाएगा NiS। इसको हम लोग बोलते थे निशा, 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 निशा मतलब रात की रानी, रात को निशा बोलते हैं रे, पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? ब्लैक, 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 ब्लैक बनेंगे तो पीपीटी ही, लेकिन यहां पर ये जो एसिडिफाइड वाली बात लिखी हुई है वो किसके लिए सत्य साबित होगी? Cu और मरकरी के लिए। ये आपका ग्रुप 2 कटायंस हैं, ये आपके ग्रुप 4 कटायंस हैं। ये सिंपल सा सवाल था क्लासिफिकेशन ऑफ कटायंस। देखिए अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि 2000, पिछला जो सवाल था अपना वो कब का था? 2022 का, दिख रहा है तुम लोगों को? तो 2022 के बाद जो अगला सवाल आया अपने पास, उससे पहले 2016 में था। मतलब 2017, 18, 19, 20, 21, लगभग 4-5 साल आपके पास सॉल्ट को लेके कोई ऐसा सवाल नहीं आया। फिर 22 में भी आया, 23 में भी आया, और सवाल अब लगातार आ रहे हैं, अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। तो कम से कम जो सॉल्ट का बेसिक होता है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कटायंस, क्लासिफिकेशन ऑफ अनायंस, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप, डाइल्यूट एसिड ग्रुप, स्पेशल अनायंस, रेडॉक्स वाले, उन सबको पढ़ लो, कम से कम बेसिक तो पढ़ लो। इंडिविजुअल टेस्ट भले ही ना पढ़ रहे हो, लेकिन जो कॉमन टेस्ट है, तुम्हारा ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया, उसके बाद तुम्हारा रेड लेक टेस्ट हो गया, उसके बाद तुम्हारा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हो गया, ये जो कॉमन कॉमन टेस्ट हैं कम से कम उनको पढ़ लो यार। तो 4 नंबर 3 नंबर जो भी सवाल आता है अपना एकदम बढ़िया हो जाएगा यार, और ये तुम्हें मेंस में और आगे एडवांस में भी तो हेल्प करने वाला है। चलो बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल देखिए क्या है? सिलिकॉन आइटम्स, जियोलाइट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखी है हमारे पास, यहां पर देख लो। जियोलाइट्स के बारे में कुछ अपने पास स्टेटमेंट्स लिख के दे रखी हैं। लगभग लगभग इस सवाल को आई थिंक मुझे याद आ रहा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन इन दी पी ब्लॉक डिस्कशन, पी नहीं सॉरी पी में, हाँ हाँ बिल्कुल डिस्कस किया हुआ है हमने इसको। और देख लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, है ना? सिलिकॉन आइटम्स आर रिप्लेस्ड बाय, बिल्कुल मैंने बताया था आप लोगों को, जियोलाइट जो होते हैं क्रिस्टलाइन होते हैं, इनको एल्यूमिनो सिलिकेट कहा जाता है। इसमें जो लिंकेज होती है कई बार, ये लिंकेज पाई जाती हैं। केमिकल बॉन्डिंग वाली वीडियो देखना, उसमें पूरा डिस्कस किया वो डिटेल से, ठीक है? उसके बाद अगर हम बातचीत करें, अगर हम इसकी और ज़्यादा बातचीत करें तो यहाँ पर इसमें जो होता है पोर्स होते हैं, उनका शेप होता है,
इनको हम लोग शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के नाम पे आपने पढ़ रखा है ZSM-5, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि ये चारों के चारों काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा, चारों के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, विथ इन AlBH4 थ्राइस। देखो ध्यान से भैया, AlBH4 थ्राइस है हमारे पास। ठीक है, इसकी जो तस्वीर होती है, बना देता हूं मैं तुम लोगों के लिए कि इसकी जो तस्वीर होती है वो किस प्रकार से बनती है। H H B H H, देख लो सुंदर सी तस्वीर को। ठीक है, ये रहा भाई, ऐसे बन गया। बॉन्ड गिन लेते हैं इसमें यार, कौन से वाले हैं। यहां देखो, अगर हम बातचीत करें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पर, देख लेते हैं। ये देखो 1 2, वैसे ही 2 यहां पे हो जाएंगे और वैसे ही 2 यहां, तो 2 2 4 2 6, ये तो 6 हो गए। और इसको देखो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 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 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे भाई अभी कितने आ गए? 6 आ गए। तो दोनों के दोनों 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी 6। अब इस सवाल में अगर तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पता है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? ध्यान रखना इस चीज का। चलिए बेटा अगला सवाल देख लेते हैं। द फ्लोराइड ऑफ xenon XCFN which on complete hydrolysis gives back xenon, ठीक है यार। एक तो XCF2 होता है, ये तो मतलब ग्रुप 18 की बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन है। ठीक है, और अगर हम XCF4 की बात करें तो ये भी पानी से रिएक्ट करने के बाद ये सब चीजें देगा अपने को। अगर तुम्हारे मन में XCF6 को लेकर लालसा आ रही है तो यहां पे तुम्हारे पास XeO3 बनता है, साथ में HF बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बातचीत करें तो हमारा A आंसर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो जहां पे XCF2 भी है और जहां XCF4 भी है तो 1 and 2। ठीक है, अगला सवाल। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड यार, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर ए है। केमिकल बॉन्डिंग वाला जाके चेक करिएगा, उसमें आया हुआ है। तो जनरली सेम क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पी ब्लॉक में काउंट हो रहे हैं वही सेम मोटा मोटा क्वेश्चंस हम लोगों ने बॉन्डिंग के टाइम पे भी डिस्कस किए थे। तो वो सवाल वही उसी एरिया से आ रहा है, इसलिए इसका ध्यान रख के करना है अपने को। आइए अगला सवाल देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन अमंग प्रॉपर्टी। भाई साहब कैटिनेशन मतलब क्या होता है बता दो। तो सर जी इसका तो बहुत सिंपल सा और सरल सा मतलब है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि नहीं? सेल्फ लिंकिंग, खुद से जुड़ना। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करूं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में ज्यादा अच्छी कैटिनेशन किसकी देखने को मिलती है? फास्फोरस की। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? भाई साहब ये N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 4 फास्फोरस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसी को तो बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। एक फास्फोरस दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से जुड़ा, तीसरा चौथे से जुड़ा। मेरे प्यारे बच्चों यही तो कहलाता है क्या? सेल्फ लिंकिंग कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। वहीं अगर हम लोग ऑक्सीजन और सल्फर की बातचीत करें, अगर तुमसे पूछूं तो ये O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर ज्यादा अच्छा फिर से किसका है? सल्फर का। अब सवाल ये उठता है कि सर इसके पीछे का रीजन क्या है? सर रीजन क्या है इसके पीछे का? भाई साहब
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी में मुझे बेसिकली कंपेयर जो करना है वो एन एन बॉन्ड का और पीपी। अगर एन और एन के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, इसका मतलब ये आता है कि सर एन जो है वो एन से जुड़ना चाहेगा, और उसी को सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। एन एन से जुड़े, पी पी से जुड़े, तो एन एन का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो पी पी के मुकाबले अगर अच्छा होता तो हम ये बोलते कि हाँ एन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है फॉस्फोरस का, लेकिन यहां पर पीपी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन एन एन बॉन्ड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो पढ़ाया गया था साइज बड़ा होता है तो ओवरलैपिंग कम होती है, ओवरलैपिंग कम होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घट जाती है। अरे बिल्कुल सही पढ़ाया गया था रे, पर तुम लगा गलत जगह रहे हो। यहां पर एन और एन के बीच में लोन पेयर भी तो है रे प्यारे बच्चों, है कि नहीं बताओ? एन और एन के पास यहां पर लोन पेयर भी तो है कि नहीं है? तो ये जो लोन पेयर, अरे यार ये जो लोन पेयर जो रिपल्शन होगा वो चीज फॉस्फोरस है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बड़ा है तो वहां पे रिपल्शन डोमिनेट नहीं करेगा और इस कारण से पीपी बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। वही सेम चीज यहां देखो, ओ बॉन्ड स्ट्रेंथ, एस बॉन्ड स्ट्रेंथ, एस बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा है, इसलिए एस एस से जुड़ना पसंद करता है और ओ के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ना पसंद नहीं करता। इसलिए एन एन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ना पसंद नहीं करता है, जबकि पी पी के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ना पसंद करता है। यहां पे सारे ग्रुप 14 है। अब तुम्हारे मन में ऐसा हो रहा होगा सर इसका मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस में फास्फोरस की ज्यादा है, मतलब सर कहीं क्या ये नीचे बढ़ते हुए बढ़ती है क्या? क्या टॉप टू बॉटम मूव करने पर कैटिनेशन बढ़ रही है क्या? इसका मतलब सर नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर आर्सेनिक होगा सर, आर्सेनिक का ज्यादा होना चाहिए फास्फोरस से। अबे नहीं बे, ऐसा नहीं है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है ना यार, साइज बढ़ रहा है, ओवरलैपिंग कम होगी, ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो खुद से जुड़ना पसंद नहीं होगा, खुद से जुड़ना पसंद नहीं होगा तो कैटिनेशन भी नहीं हो पाएगी, सेल्फ लिंकिंग नहीं हो पाएगी, है कि नहीं? समझो बातों को। रिपल्शन वाला जो फैक्टर है वो पीरियड 2 और पीरियड 3 के बीच में देखने को मिलता है। अब देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, मैंने ये सब लिख दिया मान लो। तो यार कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें तो लोन पेयर वाला हिसाब ही नहीं है ना। नाइट्रोजन ग्रुप 15 में आते ही लोन पेयर आता है, 16 में 2 लोन पेयर, 17 में 3 लोन पेयर, तो इसमें तो लोन पेयर वाला हिसाब ही नहीं है। इसका मतलब इसमें टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो ओवरलैपिंग क्या होगी बताओ? घटेगी। ओवरलैपिंग घटेगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी, तो कैटिनेशन शो करने की इच्छा भी क्या होगी बताओ? घटेगी। अब काम हो गया अपना। इसका मतलब टॉप टू बॉटम मूव करने में ग्रुप 14 में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी घट रही है। तो क्या तुम सब लोगों को इसका जवाब मिल गया? ये बताओ मुझे, है कि नहीं? आसान सा सवाल था यार। ये रहा सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड when mixed together, hydrogen sulfide and sulfur dioxide -2 +4। भैया कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन है, बहुत ही कॉमन सी। तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर और क्या मिलेगा? अबे सल्फर का येलो पीपीटी और जल निकल जाएगा। ठीक है, कॉम प्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा। इसी रिएक्शन को अगर उल्टा लिखा जाता बेटा तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती, जिसमें कोई एक एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा होता। यहां दो अलग अलग वाले मिलके एक में आ रहे हैं। दिस इज ऑपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन, दैट वे दिस इज कॉल्ड एज कॉम प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर, जबरदस्त। अगले सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। स्टडी द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन गिवन बिलो। ठीक है भाई, कुछ तो लिखा हुआ है, क्या क्या होगा देख लेते हैं एक बार यार। डाइबोरेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ, आप सब जानते हैं एडक्ट बनता है, तो या तो आंसर बी होगा या तो डी होगा। देखिए ये था, तो के जो है पक्की पक्की बात है कि B2S6.NH3 बनता है, एडक्ट बनता है। तो या तो आंसर बी होगा या तो सी होगा। चलिए ए को काट दिए, बी होगा या डी होगा, ए को काट दिया और सी को काट दिया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। यहां पे M, देखिए डाइबोरेन में B2S6 में अगर हम बातचीत करें तो B2S6 में हम लोगों ने Cl2 डाला है, तो कुछ नहीं हो रहा यार, ये बेसिकली BCl3 बनेगा। BCl3 में आप लोगों ने NH4Cl डाल दिया,
BCl3 में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने NH4Cl डाल दिया तो भी कुछ नहीं होगा, तो B3N3H3Cl3 और NaBH4 आप उसको रिड्यूस करवा रहे हैं, है कि नहीं? आप उसको क्लोरीन हटा के H लगा रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। N3H6 हो जाएगा। आई थिंक सब कुछ हमने पहचान लिया। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इसमें एक हिंट देखना चाहें तो N से L अगर हम बातचीत करें तो वो एक रिडक्शन की रिएक्शन है। NaBH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या मेरे प्यारे बच्चों, NaBH4 हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो यहां पर B3N3H3Cl3 को रिड्यूस करके B3N3H6 में कन्वर्ट कर देगा और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक डी विल बी द आंसर फॉर दिस। ये रिएक्शंस एनसीईआरटी से उठाई गई हैं यार, एज इट इज ये वाली आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। भाई साहब ये तो बहुत अच्छी कहानी है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर जब यूरोप में एल्प्स की पहाड़ियां जो है वहां से जा रहा था ठंड के टाइम पर, तो उसके जो सोल्जर थे ना उन सबका जो बटन है वो क्या हो गया, जो है ग्रे से व्हाइट की तरफ कन्वर्ट होना चालू हो गया, या व्हाइट से ग्रे की तरफ कन्वर्ट होना चालू हो गया। सबके बटन व्हाइट व्हाइट थे, टिन के बटन थे वर्दी पे, वो सब अपना रंग बदलना चालू कर दिए। तो हिटलर को लगा ना कि इस पहाड़ों पे कहीं कोई विच रहती है, कहीं कोई चुड़ैल रहती है, इसलिए उसने अपना रूट ही बदल दिया था। तो तब से बहुत ही कॉमन जो क्वेश्चन बन चुका है हमारे सामने कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 देख रहे हैं आप लोग, soldiers posted at high altitude experience crumbling in tin buttons of their uniforms into grey powder, thus can be attributed to। देखिए 2 टिन होते हैं भाई, एक अल्फा स्ट्रक्चर और एक हमारे पास बीटा स्ट्रक्चर होता है। 13 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ठंडा, ये ग्रे फॉर्म में होता है, ये वाइट होता है। तो बीटा टिन फौजियों के बटन में यूज हो रहा था, बटन में, और जैसे ही माहौल पहाड़ में ठंडा हो गया तो दैट बीटा टिन नाउ चेंज टू अल्फा टिन जो ग्रे होता है, और वो पाउडर बन के झड़ गया। तो दिस इज चेंज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ टिन फ्रॉम बीटा टिन टू अल्फा टिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? भाई साहब ये तो बी हो जाएगा। TlCl3 में ये +3 की फॉर्म में, जबकि टेलुरियम आप जानते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, सॉरी थैलियम, ठीक है सॉरी थैलियम है, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मेरे भाई थैलियम को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा पसंद है, एंड द रीजन ऑफ दिस इज आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जो +3 की स्टेट में है इसको +1 की स्टेट में आने की बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा है, प्रबल इच्छा। तो ये +3 से +1 में आना चाहता है, मतलब इसकी खुद की रिडक्शन होगी, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इनर्ट पेयर इफेक्ट से था। दोस्तों अगला सवाल जो है यहां पर, ये हमारा सिलिकॉन से है। आपको याद होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही डायरेक्ट सवाल है यार, इस आई थिंक हमने पहले डिस्कस कर रखा है। इस तरीके से अगर हमारे पास रिपीटिंग यूनिट्स हों तो हम पानी बाहर निकाल के इनको जोड़ देते हैं आपस में, और हमारे सिलिकॉन नामक पॉलीमर का जन्म होता है। यहां से आप H निकाल सकते हैं, चाहे तो ये उधर की तरफ जुड़ता जाएगा, यहां से भी आप लोग चाहे तो H निकाल सकते हैं, ये इधर की तरफ जुड़ता जाएगा। तो मुझे इस चीज को खत्म करना है। इसमें 2 OH थे तो दोनों साइड से बढ़ रहा था। अगर आप 3 OH वाला ले आए, मान लें आपने एक R रखा, एक OH यहां, एक OH यहां, एक OH यहां, तो अगर आपने इसको अब रिपीट करना चालू कर दिया, ये आपका मोनोमर है, रिपीटिंग यूनिट है, तो ये लेफ्ट में भी बढ़ रहा होगा, राइट में भी बढ़ रहा होगा, नीचे की तरफ भी बढ़ रहा होगा, तो ये हर डायरेक्शन में बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? और यहां पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड, तो आपको वैसा यूनिट लेकर आना है जो बढ़े ही नहीं और ना बढ़े। तो इसका मतलब उसमें कम से कम क्या हो बताइए, अगर मैं इसमें 3 R लगा दूं
तो क्या ये पॉलीमराइज हो पाएगा? नहीं। बहुत हुआ तो इसकी औकात क्या है? डाइमराइज होने की बस, उससे ज्यादा तो औकात नहीं है ना, पॉलीमराइज तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अपने को ये देखना है, और ये देखना है तो इससे पहले क्या रहा होगा, तो यहां इससे पहले ये इस फॉर्म में रहा होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, तो बेसिकली कितने आर हैं, कितने ओएच हैं, इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सिलिकॉन। आपने पढ़ा इस टॉपिक को, रिवाइज करिएगा नोट्स। देखिए अगला सवाल ये हमारे सामने, यार ये तो एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ B2S6 में आ जाएगा ये, और ये इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, व्हाइट फॉस्फोरस ऑन रिएक्शन विथ NaOH गिव्स pH 3। ठीक भाई साहब, ये डिसप्रपोर्शनेशन की बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन है ना, पोलर वॉर्टेक्स वाली, याद आ रहा है तुम लोगों को? pH 3 जो कि कन्वर्ट होता है बाद में P2O5 में, पोलर वॉर्टेक्स बनाता है, शक्तिमान टाइप का। ठीक है, वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन रिएक्शन। NaOH के साथ कौन कौन जनरली डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है बता देता हूं। सल्फर याद रखना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी रिएक्शंस को भी रिवाइज कर लेना। कैसे याद कर रखा भैया आप लोगों ने कि NaOH के साथ पुलिस स्टेशन और CBI जो है, पुलिस स्टेशन और CBI, ये डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। ठीक है, चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एस ब्लॉक का आसान सा सवाल लग रहा है दिखने में यार। सोडियम Na इज प्रेजेंट एज मेटल इन नेचर। भाई साहब ये तो बहुत ही फर्जी बात है, सोडियम इतना रिएक्टिव एलिमेंट है, वो नेचर में ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा क्या? तो 1 तो नहीं होना चाहिए, जहां 1 है उसको काट दो, तो भैया ये तो कट गया। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपने देखा एनसीईआरटी तो उसमें ये बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है कि सोडियम रिएक्ट विद N2 टू फॉर्म Na3 इज गलत। लिथियम की औकात है बस, लिथियम इतनी औकात रखता है कि वो N2 के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बना सके। उसके नीचे वाले सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीशियम हो गया, मेरे प्यारे बच्चों, वो N2 के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं, सिर्फ लिथियम करता है। एनामोलस प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी है, तो भैया ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स में धोखेबाज आदमी कौन है जिसकी प्रॉपर्टी दूसरे से मैच करती है? वो है लिथियम। वो कौन है बोलो? लिथियम है। तो लिथियम जो है वो N2 से रिएक्ट करता है और लिथियम नाइट्राइड बना देता है। सोडियम की औकात नहीं है सोडियम नाइट्राइड बनाने की, तो भाई साहब फोर्थ गलत है, हमने इसको काट दिया, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, आंसर 3 ओनली हो जाएगा। NaO2, यस, Na+1 O2 -1 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो गलत हो जाएगा ना। Na2O2 या O2 2- इज पैरामैग्नेटिक ना होकर डायमैग्नेटिक हो जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, saline hydrides are stoichiometric and metallic hydrides are non-stoichiometric। क्या पूछा यार? नॉट करेक्ट भाई साहब, ये तो फर्जी है। BeH2 डाइमर की फॉर्म में होता है MgH2, मैग्नीशियम का हाइड्राइड, S ब्लॉक का हाइड्राइड कोवेलेंट कब से हो जाएगा? आयोनिक होता है भाई, तो MgH2 इस पॉलीमेरिक नहीं, आयोनिक होता है वो तो सेकंड वाला तो अपने में होना ही चाहिए। नॉट करेक्ट पूछा था, अबे डी मारेंगे, खुशियां मनाएंगे। बाकी पॉइंट अगर तुम्हें चेक करने आओ, चेक कर लेते हैं भैया। सलाइन हाइड्राइड्स मतलब एस ब्लॉक की बात हो रही है कि एस ब्लॉक के जो हाइड्राइड्स होते हैं स्टोकियोमेट्रिक होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना यार। MgH2 देखो 1:2 रेशियो में लिखा हुआ है। मेटालिक हाइड्राइड्स जो हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, उनमें कोई रेशियो नहीं होता, उसमें हाइड्रोजन गैस तो इंसर्ट होती है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करती है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। आओ देखें अगला सवाल, अगला मतलब देख लेते हैं डेफिनेट स्टेटमेंट। हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यस, तभी तो वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। अब 15 वाले इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनमें तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अमोनिया, ये ग्रुप 15 की बात कर रहा है, अमोनिया की बात कर रहा है रे, अमोनिया की। और ये भी गलत है यार। NaH reacts with water and liberates H2, it is correct, but B2S6 also reacts with water to form boric acid, और साथ में H2 निकाल दो,
बात समझ में आ रही है? तो वहां भी रिएक्शन तो हो ही जाती है। अगला सवाल देख लेते क्या है। Which of the following is correct about the isoelectronic species Li plus and H minus? H minus is larger in size than Na plus। भैया तो ऑब्वियस सी बात है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अनायन का साइज बड़ा होता है, फिर न्यूट्रल और फिर कटायन, तो H माइनस इज लार्जर, मतलब 1 इज करेक्ट। तो 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है। Li प्लस इज अ बेटर रिड्यूसिंग, कैसी बातें कर रहा है भाई? Li जो है वो जी जान लगा के Li प्लस में कन्वर्ट होता है, और ये बोल रहा है कि Li प्लस इज अ बेटर रिड्यूसिंग, मतलब Li प्लस क्या और ऑक्सीडाइज हो पाएगा अपने आप को? खुद सोचना, इसने तो अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया यार। ये अब इलेक्ट्रॉन और कहां से दे पाएगा? इलेक्ट्रॉन निकालने में हालत खराब हो जाएगी इससे। फर्जी बात लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, गुस्सा आ जाता है यार। इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H माइनस देन, अरे कैसी बात है? Li प्लस का साइज छोटा है, अभी हमने पहले वाले पॉइंट की बात की, तो अगर पहला सही है तो क्या तीसरा सही हो सकता है? कैसे नलायकों जैसी सोच रहे हो तुम्हारी, तो ये भी गलत है। द केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ भी है, ये कहां पढ़ाया जाता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सेम होती है? ये भी गलत है, फर्जी बात है, एकदम फर्जी बात। द करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट वन, दैट H माइनस इज लार्जर इन साइज देन Li प्लस। ठीक है, चलो आओ अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज ब्लू इन। भाई एनसीईआरटी की रिएक्शन है, एनसीईआरटी की है ना, कुछ याद आ रहा है तुम्हें कि हमारा कोई अल्कली मेटल जब अमोनिया में जाता है ना, तो अमोनिया उसको हर तरफ से, यहां चार्ज पे से हटा देते हैं, अरे यार, अमोनिया उसको हर तरफ से घेर लेता है, MnH3x चार्ज +1, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको भी -1 यहां डाल देते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से, उसको भी अमोनिया घेर लेता है। तो टोटल अमोनिया कितने यूज हुए दोस्तों? X + Y। सो दिस इज कॉल्ड एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा ये, और यही जिम्मेदार होता है ब्लू कलर के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो ब्लू कलर पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन एस ब्लॉक एज इट इज दिख जाएगी आपको लिखी हुई। देखो ये सवाल इसलिए डाला गया, थोड़ा सा 2015 का सवाल है और थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है। द रिएक्शन दैट इज लीस्ट फिजिबल इज, लिथियम नाइट्राइड बनाता है, मैंने बताया तो होता है भी, ये रिएक्शन भी ठीक दिख रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम कार्बोनेट बहुत हाई टेम्परेचर पे ही होता है, पर ये रिएक्शन भी होती है। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, सॉरी लिथियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीशियम कार्बोनेट, ये सारे हीट करने पर मेल्ट हो जाते हैं, डिकम्पोज नहीं होते। होती तो वो भी है, लेकिन लीस्ट फिजिबल लिखा है, और साथ में यहाँ पे लिथियम यूज किया हुआ है एसिडिक एच को हटाने के लिए, जबकि सोडियम अगर यूज होता है यहाँ पर इन प्लेस ऑफ लिथियम तो ज्यादा अच्छे से H2 गैस निकल पाती। तो इसका आंसर डी भी हो सकता था और ए भी, तो दोनों आंसर्स थे ए एंड डी। अगला देखते हैं, सोडियम मेटल डिसॉल्व इन अमोनिया एंड फॉर्म्स अ डीप ब्लू सॉल्यूशन, दिस कलर इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अभी हमने डिस्कस भी किया इस चीज को यार, कि ब्लू कलर जो दिखता है वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये सवाल तो जेई एडवांस से भी आया हुआ है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्रिस्टलाइन CsI3 इज, हम लोग जानते हैं सीशियम +1 की स्टेट में होगा, तो I3 जो होगा बेटा वो -1 की स्टेट में होगा। तो ये बहुत आसान सा सवाल, सीशियम ग्रुप 1 ऑलवेज शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन डाला हुआ था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, द केमिकल फॉर्मूला 2013 में आया वो सवाल है। CaSO4.12H2O, और अगर आप चेक करेंगे तो आई थिंक ये बन जाएगा 2CaSO4.H2O। ठीक है, दैट इज योर POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों तो आपने देखा कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस आए कहां से बताओ, एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, सॉल्ट से, ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर हमारे बेसिक्स ठीक हैं तो, और बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है। तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं
हमने रिसेंट वाले क्वेश्चन डिस्कस किए, आसान क्वेश्चन थे, कैसे उनको एग्जाम में, असली एग्जाम में अप्रोच करना है, कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, ये सब थॉट प्रोसेस सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, वापस से वीडियो देखिएगा, क्वेश्चंस के माध्यम से अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा, ठीक है, तभी कुछ अच्छा होगा। 7-8 दिन है, सिंसियर होकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम दोबारा मिलेंगे, आगे हम ऑर्गेनिक भी लेकर आने वाले हैं।